शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम सबसे पहली न्यूज़ देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित। हाल ही में 1-2 दिन पहले भी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, उसको हमने डिस्कस किए थे। लेकिन आज हम नोबेल पुरस्कार किनको-किनको मिला फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, इसको तो देखेंगे ही। इसके साथ में नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, और इन्हीं के नाम पर ही इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। इसकी शुरुआत मतलब स्थापना 1901 में की गई थी। जो वैज्ञानिक हैं नोबेल, इनका जन्म 1833 में कहाँ पर हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। 9 साल की उम्र में वे क्या काम किए? अपनी फैमिली के साथ रसिया चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित, मतलब कि आप सोच लीजिए इनकी शादी नहीं हुई थी, स्वीडिश वैज्ञानिक और एक केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 में डायनामाइट की खोज करी थी। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला था। उनकी जो वसीयत थी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली जितनी भी साल की कमाई रहेगी, उसको कहा था उनने कि ये सब मैं पुरस्कारों में दूँगा, पुरस्कार के रूप में दान करूँगा। तो उनकी वसीयत में क्या आदेश था? सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, उसको पुरस्कार मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मेरे देश के नागरिक को ही मैं ये पुरस्कार के लिए बोल रहा हूँ। वो भारत का भी हो सकता है, वो चाइना का भी हो सकता है, वो सभी लोग इसके पात्र हैं, ऐसा उनकी वसीयत में लिखा गया था। तो इस प्रकार से हम देख लिए उनका वसीयतनामा में क्या लिखाना। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि शुरू में जब इसको स्टार्ट किया गया था, तो पहले 5 विषयों पर इसको दिया जाता था। बाद में 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो लोग बढ़िया काम कर रहे थे, शोध कर रहे थे, उनको भी ये पुरस्कार देना चालू कर दिया गया था। और 1969 में पहली बार इनको प्रोवाइड किए थे हम इकोनॉमी के सेक्टर में। इसको अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी हम बोलते हैं। तो भारतीय मूल के या फिर भारतीय ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला था? तो इसकी कैटेगरी में कौन-कौन आ जाते हैं? पहले नंबर पर आ जाता है रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक? और इनको क्यों दिया गया था, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका एक कविता संग्रह था गीतांजलि, ठीक है? तो गीतांजलि के लिए ही इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था साहित्य का। सेकंड नंबर पर दिया गया था सीवी रमन को, रमन प्रभाव की खोज करने के लिए। इसके बाद हरगोविंद खुराना, ठीक है? हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। चौथे नंबर पर मिला था मदर टेरेसा को ये पुरस्कार। ठीक है। तो 1979 में समाज सेवा करने के लिए ही इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा की लाइन की इन्होंने खोज करी थी 1983 में, इसलिए इनको फिजिक्स के पुरस्कार मिला था। इसके अलावा अमर्त्य सेन हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको इकोनॉमी का पुरस्कार मिला। वीएस नायपाल, इनको साहित्य का मिला। वेंकटरमण रामकृष्ण, ठीक है, इनको ये भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई इट्सतेज और इजराइल की अदा ई ओनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए 2009 में इनको पुरस्कार मिला था। फिर कैलाश सत्यार्थी आते हैं 2014 में शांति के लिए। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में इनको ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। तो हर साल हम देखते हैं अक्टूबर के महीने में इनकी घोषणाएँ होती हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए एक कमेटी बनाई गई है और चयनकर्ता मिलकर के हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। लेकिन पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, जिस दिन उनकी पुण्यतिथि रहती है 10 दिसंबर को। प्रत्येक पुरस्कार में 1 साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार हम दे सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में 3 लोग। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन दिया जाएगा और इसके साथ-साथ में पैसा मिलेगा। पता चला कि एक पुरस्कार 2 लोग जीत लिए हैं, तो धन की राशि बराबर-बराबर बाँट देते हैं। प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है, तो चयन समिति के पास ये अधिकार है कि वो धनराशि को तीनों में बराबर बाँट देगी, या फिर एक को आधा दे देगी और बाकी जो हिस्सा बचा है, ठीक है, दोनों को बाँट सकती है। अब बात कर रहे हैं हम 2022 में जो पुरस्कार मिले हैं उनकी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड पुरस्कार किसको-किसको दिया गया है। रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री में 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। कैरोलिन के बार्टेजी, मॉर्टन मेल्डाल और के बेरी शार्पलेस को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है। इनको क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री साइंस में कठिन प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल में होता है।
तो क्लिक केमिस्ट्री हम किनको बोलेंगे? देखिए, क्लिक केमिस्ट्री का जो क्लिक केमिस्ट्री होती है, इसका यूज़ हम करते हैं फार्मास्यूटिकल के डेवलपमेंट में, डीएनए की मैपिंग और अधिक उपयुक्त सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। बायो ऑर्थोगोनल प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम कैंसर फार्मास्यूटिकल की टारगेटिंग में सुधार कर सकते हैं कि पार्टिकुलर इसी जगह में हमें ड्रग्स को पहुंचाना है। तो दोनों का यूज़ हमने यहाँ पर समझ लिया है बहुत ही आसान भाषाओं में। तो बायो ऑर्थोगोनल को समझ लिए और क्लिक केमिस्ट्री। तो इसमें डीएनए की मैपिंग और भी ज़्यादा परफेक्ट सामग्री बनाने के लिए और जो बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रिया होती है ना, इनका यूज़ करके हम कैंसर फार्मास्यूटिकल का को टारगेटिंग कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वहीं हम फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में किनको-किनको ये अवार्ड दिया गया है, जॉन एफ क्लाउज़र, एलियन एस्पेक्ट, एंटोन ज़ीलेंगर। आप देख रहे हैं ज़्यादातर जो नाम हैं अंग्रेज़ी वाले ही हैं, किसी भी भारतीय को के नाम की अभी तक घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि भारतीय लोग तो सब तैयारी में जुटे हुए, तो वैज्ञानिक बनने से उनको फुर्सत ही कहाँ मिलेगी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तेलंगाना से। तेलंगाना की तरफ से एक खबर आई है कि तेलंगाना के सीएम ने लॉन्च किया है एक नई पार्टी, मेक्स फोरे इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है फोरे। फोरे मतलब होता है धावा बोलना। नेशनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उनके ऊपर ही उन्होंने ज़रूर धावा बोला होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वेडनेसडे के दिन लॉन्च किया है भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, रीनेमिंग द एग्जिस्टिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना राष्ट्र समिति का इन्होंने नाम चेंज करके क्या रख दिया है, भारत राष्ट्र समिति नाम रख दिया है। फाउंडेड बाय हिम, मार्किंग हिज फॉरे इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। कुल मिलाकर के नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे ये खुश नहीं है, उनके ऊपर ही इन्होंने धावा बोला है। तो जब इस पार्टी की लॉन्चिंग की जा रही थी, लगभग टाइम बताया जा रहा है 1:19 पर, दोपहर की बात है। आफ्टर द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द टीआरएस एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन। अभी एक मीटिंग हुई, उसके बाद एक रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट मेलों का आयोजन किया जाएगा माइनॉरिटी वाले एरियाज़ में। तो कुल मिला के जनरेट करने की बात की जाती है यहाँ पर गुडविल एमंग द माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो माइनॉरिटी कमिटीज़ है वो अपने आप में पिछड़ा ना समझे, अपने आप को असहाय ना समझे। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम आयोजित करेंगे एम्प्लॉयमेंट मेलों को इन द एरियाज डोमिनेटेड बाय देम टुवर्ड्स एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के लास्ट लास्ट से ही ये काम चालू हो जाएगा, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, इन्होंने आयोजित किया था 2 राउंड की मीटिंग, किसके साथ में, लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ में, फॉर रिवीविंग द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द फेयर्स विच विल बी ऑर्गेनाइज इन ऑल 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल हेडक्वार्टर। तो जो लेबर डिपार्टमेंट है और जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, दोनों आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं कि कैसे करके हम काम कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। टॉप कंपनीज़ जैसे कि मारुति और महिंद्रा, ठीक है, ये इनवाइट कर रही हैं कि हम जो है माइनॉरिटी से जो यूथ हैं उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। आवर गवर्नमेंट वांट द माइनॉरिटीज़ टू कंट्रीब्यूट एंड बेनिफिट इक्वली अदर कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। तो गवर्नमेंट रोज़गार के नाम पर क्या कर रही है, सरकारी जॉब आपको नहीं दे रही है, वो दे रही है आपको प्राइवेट में नौकरी, और कहेगी कि हमने इतने सारी नौकरियां प्रोवाइड करें हैं। तो सरकार का कुल मिलाकर के ऐसा है लोगों को झांसा देने का। खैर, यदि जो बेरोज़गार हैं उनको यदि प्राइवेट में भी नौकरी मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा आ गया है कि प्राइवेट में भी जब तक आपका सोर्स नहीं लगेगा तब तक आपको ठेकेदारी में भी 8,000 की नौकरी भी नहीं मिलती है। सोर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। 2011 की जनगणना क्या कहती है, माइनॉरिटी की जो पॉपुलेशन है स्टेट में देखा जाए तो या ये मोस्ट पॉपुलस स्टेट माना जाता है हमारे देश में। 19.98% यहाँ पर लोग रहते हैं माइनॉरिटी। और वहीं यदि हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की तो ये कंट्रीब्यूट कर रही है 19.26% टोटल पॉपुलेशन का। मान के चल लीजिए 100 लोग यदि यूपी में रह रहे हैं तो 100 में से 19.26 लोग तो मुसलमान हैं। अब हाल के टाइम में क्या हुआ था, एक इश्यू था कंसर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी हैड बीन इन द फोरफ्रंट विद द लेटेस्ट मदरसा सर्वे। अभी हाल ही में मदरसा सर्वे कराया गया था तो फिर ऐसा लगने लगा था मुसलमानों को कि हमको ये फिर से टारगेट कर रहे हैं। सिंस द डिसीजन टू सर्वे मदरसास, द स्टेट गवर्नमेंट हैड बीन in the line of fire from the opposition parties over its alleged unfair and unequal treatment of the minorities in general, Muslim communities in particular.
तो ये सब को देखते हुए अपोज़िशन की तरफ से भी बहुत आलोचना की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है माइनर कम्युनिटी के खिलाफ एकदम धावा ही बोलते जा रहे हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक्सप्लेनर वाले पेज से आईबीसी एक्ट से संबंधित आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है देखिए, मान के चलो ये बैंक है, बैंक से कोई कंपनी पैसे उधार लेती है, ठीक है, उसका बिजनेस अच्छा खासा यदि चला तो वो उस पैसे को रिटर्न कर देगी, और यदि उसकी कंडीशन ख़राब हुई जैसे कि मार्केट की डिमांड कोविड-19 आ गया या फिर और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते-चलते उस कंपनी की हालत ख़राब हो जाए और वो पैसे को पेड करने में असमर्थ हो जाए। अब ऐसी कंडीशन में बैंकों का नुकसान होता है क्योंकि इन्होंने तो पैसा दे दिया है और वो पैसा कैसे करके रिकवर करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये सोचा था, हमारे पास पुराना जो मैकेनिज़्म चलते आ रहा है, वो इस पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है। बैंकों का पैसा डूब जा रहा है, तो हम कुछ नई व्यवस्था हमें कुछ नए कानून लेकर के आने पड़ेंगे, तब जा कर के हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो देख लीजिए, यदि कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो पहले नंबर की बात ये है लोगों को आसानी से लोन मिल जाना चाहिए। इसके साथ-साथ में लोग नई-नई पूँजी का निर्माण करें। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब कोई भी कंपनी या फिर बिज़नेस इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने का मतलब ये है उसकी कमाई-धमाई बंद हो गई, पूरा बिज़नेस उसका ठप पड़ गया। तो इसके बाद उसके जो लोन है ना डिफ़ॉल्ट होना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है आप बैंक का पास जो लोन था वो बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट बैंक्स और क्रेडिटर आर एबल टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम डिफाल्टर एज क्विकली एज दे कैन। पहले नंबर की बात है जितने जल्दी से जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा को रिकवर कर लो बैंक या फिर क्रेडिटर, ये ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि ये कानून फेस करता है या फिर ये संस्था फेस करती है। ठीक है, तो रेगुलेटर है एक आईडबलबीआई। इसका कहना है कि देखिए आईबीसी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है रिज़ॉल्यूशन लेकर के आना। मतलब कि हमें ऐसा रास्ता खोज कर निकालना है जो कि इस बिज़नेस को, इस कंपनी को सेव कर सके। किसके माध्यम से? रीस्ट्रक्चर के माध्यम से। मतलब कि जैसे मुझे ₹100 किसी बैंक को पटाना था, मैं उसको नहीं पटा पा रहा हूँ। तो मुझे क्या कहा जाएगा, एक काम करो 6 महीने की जगह आप 12 महीने में पैसा देना। ब्याज की दर में चेंजेस किया जा सकता है। इस प्रकार की रीस्ट्रक्चरिंग इसमें होती है। इसके बाद आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम क्या है ओनरशिप को चेंज कर देंगे। इसके अलावा मर्जर किया जा सकता है, इस प्रकार की रास्ता निकाली जाती है। सेकंड नंबर का जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है इसका मैक्सिमाइज़ द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेब्टर, व्हाइल द थर्ड इज़ प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड नंबर की बात क्या कही जा रही है, ₹100 ये नहीं दे पा रहा है, एक काम करो इसको ₹50 और दे दो, ताकि ये कमाई करके धीरे-धीरे हमारा लोन चुकता करते जाएगा। एक और चीज़ बताई जाती है तीसरे नंबर की, वो है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मतलब कि जो क्रेडिट अवेलेबल है उसको प्रमोट करना। एंड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर चल रही है उसको बैलेंस बना करके रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ये सब बातों को यदि हम माइंड में रखें, व्हेन वन लुक्स एट आईडबलबीआई डाटा फॉर 3,400 केसेस एडमिटेड अंडर द आईबीसी, 3400 केसेस का हम अध्ययन कर रहे हैं आईबीसी के अंतर्गत लास्ट 6 ईयर का। तो बताया जा रहा है कि 50% से भी ज़्यादा केसेस ऐसे थे जो कि एंडेड हो गए थे किसमें, लिक्विडेशन में, एंडेड इन लिक्विडेशन। केवल 14% ऐसे थे जहां पर हम कुछ प्रॉपर रेजोल्यूशन लेकर के आए थे। फिर आगे क्या कहा जाता है, आईबीसी वाज टाउटेड एज ए टाइम बाउंड मैकेनिज्म। आईबीसी में क्या कहा जा रहा है कि टाइम जो बॉन्ड मैकेनिज्म है इसको टाउटेड कर दिया गया है, मतलब टाल दिया गया है। टाइमलीनेस इज की हेयर सो दैट द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस और द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट डज नॉट डिटोरिएट फर्दर। तो टाइम का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है ताकि फिर से आने वाले टाइम में ऐसी ही गलती ना हो जाए। टाइम लाइन की बात देख लीजिए, देखिए आईबीसी को हम दिए थे इनिशियली, मतलब शुरू में 180 दिन की डेडलाइन कि आप कंप्लीट कर दीजिए रेजोल्यूशन की प्रोसेस को। अब यदि नहीं हो पा रहा है तो एक काम करते हैं 90 दिन का हम इसको और भी बढ़ा देते हैं। फिर बाद में कुछ इसमें संशोधन किए गए और बताया जाता है कि जो टोटल टाइमलाइन रखी गई थी कंप्लीटेशन की वो हो गई थी 330 दिन, विच इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ए ईयर, मतलब कुल मिलाकर के 1 साल में आपको रेजोल्यूशन लेकर के आना है। फिर भी फाइनेंशियल ईयर यदि 2022 की हम बात करें
टोटल केसेस 772। इट टुक 772 डेज टू रिजोल्व केसेस इन्वॉल्विंग कंपनीज दैट अराउंड मोर देन 1000 करोड़। बताया जा रहा है कि हमने तो कहे थे कि 330 दिन में करो, लेकिन यहाँ पर 772 दिन लग गए थे फाइनेंशियल ईयर में केस को रिजोल्व करने में। ऐसी कंपनियां थीं जिनका ऑनरशिप यदि आप देखोगे तो 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा रहा था। तो जो एवरेज नंबर ऑफ डेज रहा है to it took to resolve such cases increased rapidly over the past 5 years, experts said। तो बताया जा रहा है रिजोल्यूशन लाने की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। एक घटना घटित हुई है एवलांचे से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। एवलांचे जो है रैपिड मूवमेंट की तीसरी कैटेगरी मानी जाती है। रैपिड मूवमेंट को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है अर्थ फ्लो, सेकंड है मड फ्लो और तीसरा है एवलांचे, जिसको हम हिंदी में मलबा अवधाव बोलते हैं। तो ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन में तो लो से लेकर के हाई यदि ढाल रहा है तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें घटना घटित देखते हैं जहाँ पर हमें फ्लो दिखाई दे रहा है पदार्थों का। पहला है अर्थ फ्लो, सैचुरेटेड सॉइल या फिर गादी धरातलीय पदार्थों, सिल्टी अर्थ मटेरियल, लो एंगल वाली पहाड़ी ढाली के सहारे नीचे जब वो चलने लगती है ये सब मटेरियल, उसको हम बोलते हैं मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह मतलब आप समझ लीजिए कि मिट्टी का इसमें प्रवाह हो रहा ऊपर से नीचे। फिर होता है कीचड़ का प्रवाह, वनस्पति आवरण के अभाव, ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं और बहुत तेज यदि वर्षा हो जाती है तो पदार्थों का अपक्षय होना चालू हो जाता है, घर्षण या फिर एक जगह से दूसरी जगह इनका संचलन चालू हो जाता है। पदार्थों के मोटे जो लेयर रहती है, ऐसे चीज़ों से यदि पानी भर जाता है, जल संतृप्त हो जाता है और धीरे धीरे या फिर तेज़ी के साथ में चैनल्स के सहारे नीचे की ओर, जिससे ये एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी जैसी दिखने लग जाए, उसको हम कहेंगे कीचड़ का प्रवाह। अब एक होता है एवलांचे, ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश रहते हैं जहाँ की जलवायु ठंडी है, नमी वाली है, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। तो मड फ्लो से भी ज़्यादा इसकी स्पीड रहती है। तो जो हिम का फ्लो है उसी के समान ये तेज़ ढालों पर एक छोटे से ट्रैक के रूप में घटित होता है। वहाँ पर जब शुरू में आप देखोगे तो ये जो घटना रहती है एवलांचे की, एकदम छोटी सी सकरी गली के रूप में माल बहता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फॉरेन वाली, जिसमें बताया जाता है कि इंडिया की एक कंपनी है जो कि कफ सिरप का निर्माण करती है। गाम्बिया में जो 66 लोगों की डेथ हुई है उसका रिलेशन इस कफ सिरप से बताया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेडनेसडे के दिन इशू किया था एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट ओवर 4 कफ एंड कोल्ड सिरप मेड बाय माइडेन फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। ठीक है, कंपनी का नाम हमको याद रखना है, माइडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम है। ये 4 कफ वाली और कोल्ड वाली सिरप का निर्माण करती है। वार्निंग दे कुड बी लिंक टू एक्यूट किडनी इंजरीज एंड डेथ्स ऑफ 66 चिल्ड्रन इन गाम्बिया। बताया जा रहा है कि किडनी की इंजरी हुई थी बच्चों की, इसके साथ साथ में वहाँ इसी की बीमारी के चलते चलते डेथ भी हुई थी गैम्बिया में, वेस्ट अफ्रीकन नीजर में। रिपोर्ट का कहना है कि ये जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है उनका कहना है इट इज़ कंडक्टिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम आगे और भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसके साथ में, इस कंपनी के साथ में, और इस प्रकार की जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी हैं उनको जो रेगुलेट करती है भारत में, उस संस्था के साथ भी हम संपर्क बना रहे हैं आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस प्रोडक्ट में, इस सिरप में क्या चीज़ मिली है, अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल एज कंटेमिनेंट्स। तो इसमें जो दूषक की बात करी जाती है, जो ख़राब चीज़ की बात करी जा रही है, वो क्या है कि जितनी अमाउंट होनी चाहिए उस अमाउंट से ज़्यादा यहाँ पर डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल कंटेमिनेंट के रूप में प्राप्त हुआ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है और वार्निंग भी दी है, जबकि जो कॉन्टेस्टेड प्रोडक्ट है had so been found in Gambia, the same could have been distributed to other countries। अब दिक्कत वाली बात यह हो गई है, गैम्बिया में डेथ हो रही है, लेकिन इन्होंने ना केवल गैम्बिया में अपनी माल भेजा था तो दूसरे कंट्री में भी भेजा है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है कि कहीं ऐसी घटना दूसरे देशों में भी ना हो जाए। तो अपने यहाँ पर जो गोली दवाई को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में DCGI कहा जाता है। ये करेंट में प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल असिस्टेंस और एडवाइस गैम्बिया को, वेयर चिल्ड्रन हैव बीन सस्पेक्टेड टू हैव डाइड
and a significant contributing factor is suspected to be which is used medicine। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं बिजनेस वाले हिस्से से, इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उधार देने की जो लिमिट है ईसीएलजीएस स्कीम के अंतर्गत एयरलाइन कंपनियों को वो 100% कर दी गई है और इसमें जो कर्ज दिया जाएगा वो रहेगा 1500 करोड़ रुपया तक का रहने वाला है। एक्सचेंज रेट वोलाटिलिटी हाई फ्यूल प्राइसेस है वेड ऑन एविएशन। एविएशन का सेक्टर काफ़ी परेशान रहा है। एक्सचेंज रेट मतलब रुपया में जो गिरावट आ रही है, गिरावट आने के चलते चलते उनको यदि कोई चीज़ फ्यूल के रूप में ख़रीदना है बाहर से तो उनको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। इसके साथ साथ में फ्यूल का जो प्राइसेस है वो भी बढ़ गया है। अब कंपनियों को चाहिए और पैसा, अभी उनको ज़रूरत है। इसी के चलते चलते गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो आप और उधार लो। 100 रुपए ले रहे थे तो एक काम करो 150 रुपए और हमसे उधार लो, उसकी गारंटी हम दे रहे हैं, ऐसा सरकार का यहाँ पर कहना है। अब पुराने टाइम में ऐसा हुआ करता था, एयरलाइंस किस प्रकार से योग्य थी? देखिए, मेरा जितना भी क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है, मान के चल लीजिए मुझे अभी पैसे पटाना है 100 रुपया, ठीक है? तो 100 रुपया से यदि मैं बैंक के पास जाऊँगा तो मुझे बैंक कहेगा हम आपको 50 रुपया ही देंगे। आज के टाइम में ऐसा हो गया है, मेरी जो करंट की आउटस्टैंडिंग बची है, मुझे उतना और मिल जाएगा। मतलब कि 50 रुपया मुझे और मिल जाएगा, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर दी है उधारी की। सरकार कह रही बस आप उधार लेते जाओ, हम आपके लिए गारंटी बैठे हैं। तो पहले की व्यवस्था हम देख चुके हैं कि पहले की व्यवस्था में कैसा सिस्टम चल रहा था, आज के टाइम में सरकार ने क्या कर दी है। तो और जो आउटस्टैंडिंग रहेगी वो 400 करोड़ रुपया तक की रहेगी, ये सीमा उन्होंने बाँध दी है। This is the second time the government has liberalized the scheme for aviation sector। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार सरकार ने इस प्रकार से लिवरेज करने का काम करी है। इस स्कीम को लेकर के आई थी सरकार मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बचाने के लिए जब कोविड-19 आया था, ठीक है? एक काम करो, कोविड-19 का टाइम चल रहा है, एमएसएमई को पैसे की ज़रूरत है, बैंकों को कह दिया एक काम करो आप इनको पैसा दो। हम हैं गारंटर, हम बैठे हैं गारंटी के लिए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या काम कर दी है, एमएसएमई सेक्टर से इसको कहाँ लेके गई है, एविएशन सेक्टर, हवाई जहाज़ वाले सेक्टर में इसको ले जा ली। तो ये स्कीम आई थी किसके लिए? छोटे उद्यमियों के लिए आई थी कोविड-19 को देखते हुए। फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कब तक? मार्च 2023 तक। इस स्कीम के अंतर्गत गारंटी कहाँ तक बढ़ा दी गई थी? 50,000 करोड़ रुपया से 5 लाख करोड़ रुपया तक की।